आज हम पढ़ने जा रहे हैं यशपाल जी की कहानी पर्दा। गरीबी सिर्फ पेट खाली नहीं करती, यह इंसान की इज्जत तक छीन लेती है। यशपाल की कहानी पर्दा इसी कड़वी सच्चाई को हमारे सामने रखती है। घर की आबरू का आखिरी सहारा एक पर्दा ही होता है, लेकिन जब वही पर्दा फट जाता है तो इंसान की बेबसी भी नग्न हो जाती है। आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। चौधरी पीर बख्श के दादा चुंगी के महकमे में दरोगा थे। आमदनी अच्छी थी। एक छोटा पर पक्का मकान उन्होंने बनवा लिया था। लड़कों को पूरी तालीम दी। दोनों लड़के एंट्रेंस पास कर रेलवे में और डाकखाने में बाबू हो गए। चौधरी साहब की जिंदगी में लड़कों के ब्याह और बाल बच्चे भी हुए, लेकिन ओहदे में खास तरक्की न हुई। वही 30-40 रुपए महावर का दर्जा। अपने जमाने को याद कर चौधरी साहब कहते, वो भी क्या दिन थे। लोग मिडिल पास करके डिप्टी कलेक्टरी करते थे, और आजकल की तालीम तो एंट्रेंस तक अंग्रेजी पढ़ के बच्चे 30-40 के आगे नहीं जा पाते। बेटों को ऊंचे ओहदे पर देखने का अरमान लिए उन्होंने आंखें मूंद ली। ईसा अल्लाह चौधरी साहब के कुनबे में बरकत हुई। चौधरी फजल कुर्बान रेलवे में काम करते थे। अल्लाह ने उन्हें 4 बेटे और 3 बेटियां दी। चौधरी इल्म बख्श डाकखाने में थे। उन्हें भी अल्लाह ने 4 बेटे और 2 लड़कियां बख्शी। चौधरी खानदान अपने मकान को हवेली पुकारता था। नाम बड़ा देने पर भी जगह तंग ही रही। दरोगा साहब के ज़माने में जनाना भीतर था, और बाहर बैठक में वे मोढ़े पर बैठकर नैचा गुड़काया करते। जगह की तंगी की वजह से उनके बाद बैठक भी जनाने में शामिल हो गई, और घर की ड्योढ़ी पर पर्दा लटक गया। बैठक न रहने पर घर की इज्जत का ख्याल था, इसलिए पर्दा बोरी या टाट का नहीं, बढ़िया किस्म का रहता। जाहिरा दोनों भाइयों के बाल बच्चे एक ही मकान में रहने पर भी भीतर सब अलग अलग था। ड्योढ़ी का पर्दा कौन सा भाई लाए? इस समस्या का हल इस तरह हुआ कि दरोगा साहब के जमाने की पलंग की रंगीन दरियां एक के बाद एक ड्योढ़ी पर लटकाई जाने लगी। तीसरी पीढ़ी के ब्याह शादी होने लगे। आखिर चौधरी खानदान की औलाद को हवेली छोड़ दूसरी जगह तलाश करनी पड़ी। चौधरी इलाही बख्श के बड़े साहबजादे एंट्रेंस पास कर डाकखाने में 20 रुपए की क्लर्की पा गए। दूसरे साहबजादे मिडिल पास करके अस्पताल में कंपाउंडर बन गए। ज्यों-ज्यों जमाना गुजरता गया, तालीम और नौकरी दोनों मुश्किल हो जाती। तीसरे बेटे होनहार थे, उन्हें वजीफा पाया। जैसे तैसे मिडिल कर स्कूल में मुर्शिद हो गए। चौथे लड़के पीर बख्श प्राइमरी के आगे न बढ़ सके। आजकल की तालीम माँ बाप पर खर्च के बोझ के सिवा और क्या है। स्कूल की फीस हर महीने, और किताबें, कापियाँ और नक्शों के लिए रुपया ही रुपया। चौधरी पीर बख्श का भी ब्याह हो गया। मौला के करम से बीवी की गोद भी जल्दी भर गई। पीर बख्श ने रोजगार के तौर पे खानदान की इज्जत के ख्याल से एक तेल के मिल में मुंशीगिरी कर ली। तालीम ज़्यादा नहीं हुई तो क्या, सफ़ेद पोश खानदान की इज्जत तो पास थी। मजदूरी और दस्तकारी उनके करने की चीज़ न थी। चौकी पर बैठते, कलम दवात का काम था। 12 रुपये महीना अधिक न होता। चौधरी पीर बख्श को मकान सितवा की कच्ची बस्ती में लेना पड़ा। मकान का किराया 2 रुपया था। आसपास गरीब और कमाने वाले लोगों की बस्ती थी। कच्ची गली के बीचों बीच गली के मुहाने पे लगे कमेटी के नल से टपकते पानी की काली धार बहती रहती, जिसके किनारे घास उगाई थी। नाली पर मच्छरों और मक्खियों का बादल उमड़ते रहता। सामने रामजानी धोबी की भट्टी थी, जिसमें से धुआं, सज्जी मिले, उबलते कपड़ों की गंध उड़ती रहती। दाईं ओर बीकानेरी मोचियों के घर थे। बाईं ओर वर्कशॉप पे काम करने वाले कुली रहते थे। इस सारी बस्ती में चौधरी पीर बख्श ही पढ़े लिखे सफ़ेद पोश थे। सिर्फ उनके ही घर के ड्योढ़ी पर पर्दा था। सब लोग उन्हें चौधरी जी, मुंशी जी कहकर सलाम करते। उनके घर की औरतों को कभी किसी ने गली में नहीं देखा। लड़कियां 4-5 बरस तक किसी काम काज से बाहर निकलती, और फिर घर के आबरू के ख्याल से उनका बाहर निकलना मुनासिब न था। पीर बख्श खुद मुस्कुराते हुए सुबह शाम कमेटी के नल से घड़े भर लाते। खुदा की बरकत होती है तो रुपए पैसे की शक्ल में नहीं, आस औलाद की शक्ल में। 15 बरस में 5 बच्चे हुए। पहले 3 लड़कियां और बाद में 2 लड़के। दूसरी लड़की होने को थी तो पीर बख्श का वालदा मदद के लिए आई। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। दूसरा कोई वालदा की फिक्र करने वाला नहीं था। वे छोटे लड़कों को लेके यहाँ रहने लगी। जहाँ बाल बच्चे और घर बार होता है, 100 किस्म की झंझटें होती हैं। कभी बच्चों को तकलीफ, कभी जच्चा को। ऐसे वक्त में कर्ज की ज़रूरत कैसे ना हो। घर बार हो, कर्ज तो होगा ही।
मिल की नौकरी का कायदा पक्का होता है। हर महीने 7 तारीख को गिनकर तनख्वाह मिल जाती है। पेशगी से मालिक को चिढ़ है। कभी बहुत ज़रूरत पर ही मेहरबानी करते हैं। ज़रूरत पड़ने पे चौधरी घर की कोई छोटी मोटी चीज़ गिरवी रखकर उधार ले आते हैं। गिरवी रखने से रुपए के 12 आने ही मिलते हैं, ब्याज बढ़कर 16 आने को हो जाता और फिर चीज़ घर लौट के आने की संभावना न रहती। मोहल्ले में चौधरी पीर बख्श की इज्जत थी। इज्जत का आधार था घर के दरवाजे पे लटका पर्दा। भीतर जो हो पर्दा सलामत रहता। कभी बच्चों की खींच खाच या बेदर्द हवा के झोंके से उसमें छेद हो जाती तो पर्दे के आड़ से ही हाथ में सुई धागा लेके उसकी मरम्मत कर देते। दिनों का खेल। मकान की ढेवड़ी के किवाड़ गलते गलते बिल्कुल गल गए। कई दफ़े कसे जाने से पेच टूट गए और सुराख ढीली पड़ गई। मकान मालिक सुरजू पांडे को उनकी फिक्र न थी। चौधरी कभी जाकर कहते सुनते तो उत्तर मिलता, कौन बड़ी रकम थमा देते हो, 2 रुपल्ली किराया, वह भी 6-6 महीने का बकाया। जानते हो लकड़ी का क्या भाव है, ना हो तो मकान छोड़ दो, आखिर किवाड़ गिर गए हैं। रात में चौधरी उन्हें जैसे तैसे चौखट से टिका देते। रात भर दहशत रहती कि कहीं कोई चोर ना आ जाए। मोहल्ले में सफ़ेद पोशी और इज्जत होने के बाद भी चोर के लिए घर में कुछ न था। शायद एक भी साबित कपड़ा या बर्तन ले जाने के लिए चोर को ना मिलता। पर चोर तो चोर है। छीनने के लिए कुछ ना हो तो चोर का डर तो होता है। वह चोर जो ठहरा। चोर से ज़्यादा फिक्र थी आबरू की। किवाड़ न होने पे पर्दा ही आबरू का रखवारा था। वह पर्दा भी तार तार होते होते एक रात आंधी में किसी भी हालत में लटकने लायक न रहा। दूसरे दिन घर की एकमात्र पुश्तैनी चीज़ दरी दरवाजे पर लटक गई। मोहल्ले वालों ने देखा और चौधरी को सलाह दी, अरे चौधरी, इस ज़माने में दरी काहे खराब करोगे, बाजार से लाके टाट का टुकड़ा न लटका दो। पीर बख्श टाट की कीमत भी आते जाते कई दफ़ा पूछ चुके थे। 2 गज टाट 8 आने से कम की न थी। हंसकर बोले, होने दो, क्या है, हमारे वहाँ पक्की हवेली में भी ड्योढ़ी पर दरी का ही पर्दा रहता था। कपड़ों की महंगाई के इस ज़माने में घर की 5 औरतों के शरीर से कपड़े जीर्ण होकर यूं गिर रहे थे जैसे पेड़ अपनी छाल बदलते हैं। पर चौधरी साहब के आमदनी से दिन में एक दफ़े किसी तरह पेट भर सकने के आटे के अलावा कपड़े की गुंजाइश कहाँ। खुद उन्हें नौकरी पर जाना होता। पजामे में जब पैबंद संभालने की ताब न रही, मर्किन का एक कुर्ता पजामा ज़रूर हो गया। पर लाचार थे। गिरवी रखने के लिए जब घर में कुछ भी ना हो, गरीब का एकमात्र सहायक है पंजाबी खान। रहने की जगह भर देखकर वह रुपया उधार दे सकता है। 10 महीने पहले गोद के लड़के बरकत के जन्म के समय पीर बख्श को रुपए की ज़रूरत पड़ी। कहीं और प्रबंध न हो सकने के कारण उन्होंने पंजाबी खान बबर अली खां से 5 रुपये उधार ले लिए थे। बबर अली खां का रोजगार सितवा के उस कच्चे मोहल्ले में अच्छा खासा चलता था। बीकानेरी, मोची, वर्कशॉप के मजदूर और कभी कभी रमजानी धोबी सभी बबर मियाँ से कर्ज लिया करते। कई दफ़े चौधरी पीर बख्श ने बबर अली को कर्ज और सूद की किस्त न मिलने पर अपने हाथ में डंडे से रीढ़ी का दरवाज़ा पीटते देखा था। उन्हें साहूकार और रीढ़ी के बीच बचौवल भी करना पड़ता था। खान को वे शैतान समझते थे, लेकिन लाचार हो जाने पर उसी का शरण लेना पड़ा। 4 आना रुपया महीने पर 4 रुपया कर्ज लिया। शरीफ खानदानी मुसलमान भाई का ख्याल कर बबर अली ने 1 रुपया महावर की किस्त मान ली। 8 महीने में कर्ज अदा होना तय हुआ। खान की किस्त ना दे सकने की हालत में अपने घर के दरवाजे पर फजियत हो जाने की बात के ख्याल पर चौधरी के रोए खड़े हो जाते। 7 महीने का फाका करने पर किसी तरह किस्त देते चले गए, लेकिन जब सावन में बरसात पिछड़ गई और बाजरा भी रुपए के 3 सेर मिलने लगा, किस्त देना संभव न रहा। खान 7 तारीख की शाम को ही आया। चौधरी पीर बख्श ने खान की दाढ़ी छू और अल्लाह की कसम खाकर 1 महीने की मुआफ़ी चाहिए। अगले महीने 1 का सवा देने का वादा किया। खान टल गया। भादों में हालात और भी परेशानी की हो गई। बच्चों की माँ की तबीयत रोज़ गिरती जा रही थी। खाया पिया उसके पेट में न ठहरता। पथ्य के लिए उसको गेहूं की रोटी देना ज़रूरी हो गया। गेहूं मुश्किल से 1 रुपये का 2.5 सेर मिलता। बीमार का जी ठहरा। कभी प्याज के टुकड़े या धनिए की खुशबू के लिए मचल जाता। कभी पैसे की सौंफ, अजवाइन, काले नमक की ज़रूरत हो तो पैसे की कोई चीज़ मिलती ही नहीं। बाजार में तांबे का नाम ही नहीं रह गया। नाहक की कन्नी निकल जाती है। चौधरी को 2 रुपया महंगाई भत्ते के मिले, पर पेशगी लेते लेते तनख्वाह के दिन केवल 4 ही रुपये हिसाब से निकले। बच्चे पिछले हफ्ते लगभग फाके से थे।
चौधरी कभी गली के 2 पैसों की चौराई खरीद लाते, कभी बाजरा उबालकर सब कटोरा कटोरा भर के पी लेते। बड़ी कठिनाई से मिले 4 रुपए में से 1.25 रुपए खान के हाथ में धर देने की हिम्मत चौधरी को न हुई। मिल से घर लौटते समय वे मंडी की ओर टहल गए। 2 घंटे बाद जब समझा कि खान टल गया होगा, तब अनाज की गठरी लेके वे घर पहुंचे। खान के भय से दिल डूब रहा था, लेकिन दूसरी ओर 4 भूखे बच्चे, उनकी माँ, दूध न उतर सकने के कारण सूख कर काटा हो रहे गोद के बच्चे, चलने फिरने से लाचार अपनी ज़ईफ माँ की भूख से बिलबिलाते सूरतें आंखों के सामने नाच जाती। धड़कते हुए हृदय से वे कहते जाते, मौला सब देखता है, खैर करेगा। 7 तारीख की शाम को असफल हो खान 8 की सुबह खूब तड़के चौधरी के मिल चले जाने से पहले ही अपना हंडा हाथ में लिए दरवाजे पे मौजूद हुआ। रात भर सोच सोचकर चौधरी ने खान के लिए बयान तैयार किया। मिल के मालिक लालाजी 4 रोज के लिए बाहर गए हैं। उनके दस्तखत के बिना किसी को तनख्वाह नहीं मिल सकी। तनख्वाह मिलते ही 1.25 रुपए हाजिर करेगा। मलूक वजह बताने पर भी खान बहुत देर तक गुरसता रहा। अम वतन छोड़ के परदेश में पड़ा है, ऐसे रुपया चोट देने के वास्ते अम यहाँ नहीं आया, हमारा भी बाल बच्चा है। 4 रोज से रुपया नहीं देगा तो अम तुम्हारा कर देगा। 5वें दिन रुपए कहाँ से आ जाता? तनख्वाह मिले अभी हफ्ता भी नहीं हुआ। मालिक ने पेशगी देने से साफ इनकार कर दिया। 6ठे दिन किस्मत से इतवार था। मिल में छुट्टी रहने पर भी चौधरी खान डर से सुबह ही बाहर निकल गए। जान पहचान के कई आदमी उसके यहाँ गए। इधर उधर की बात करवे कहते, अरे भाई हो तो 20 आने पैसे दे दो, 1 रोज के लिए देना, ऐसे ही ज़रूरत आ पड़ी है। उत्तर मिला, मियाँ पैसे कहाँ इस ज़माने में, पैसे का कोई मोल कौड़ी नहीं रह गया। हाथ आने से पहले ही उधार में तमाम उठ जाता। दोपहर हो गई, खान आया भी होगा तो इस वक्त तक बैठा नहीं रहेगा, चौधरी ने सोचा और घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचने पे सूना खान आया था और घंटे भर तक ड्योढ़ी पर लटके दरी के पर्दे को डंडे से ठेल ठेल कर गाली देता रहा। पर्दे की आड़ से बड़ी बीवी के बार बार खुदा की कसम खा यकीन दिलाने पर कि चौधरी बाहर गए हैं रुपया लेने, खान गाली देकर कहता, नहीं, बज्जात चोर भीतर ही छिपा है। हम 4 घंटे पीर आता है, रुपया लेकर जाएगा, रुपया नहीं देगा तो उसका खाल उतार कर बाजार में बेच देगा। हमारा रुपया क्या आराम का है? 4 घंटे से पहले खान की पुकार सुनाई दी। चौधरी पीर बख्श के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वे बिल्कुल निस्वस्थ हो गए, हाथ पैर सुन्न और गला शुष्क। गाली दे पर्दे को ठेलकर खान के दोबारा पुकारने पे चौधरी का शरीर निर्जीव प्राण होकर भी निश्चेष्ट न कर सका। वे उठकर बाहर आ गए। खान आग बबूला हो रहा था। पैसे नहीं देने के वास्ते छिपता है? एक से एक बढ़ती हुई 3 गालियां एक साथ खान के मुंह से पीर बख्श के पुरखों पीरों के नाम निकल गई। इस भयंकर आघात से पीर बख्श का खानदानी रक्त भड़क उठने के बजाय भी निर्जीव हो गया। खान के घुटने छूकर अपनी मुसीबत बतावे मुआफ़ी के लिए खुशामद करने लगे। खान की तेजी बढ़ गई। उसके ऊंचे स्वर से पड़ोसी और मोची और मजदूर चौधरी के दरवाजे के सामने इकट्ठे हो गए। खान क्रोध से डंडा फटकार कर कह रहा था, पैसा नहीं देना था तो लिया क्यों? तनख्वाह किधर में जाता? आरामी हमारा पैसा मारेगा, हम तुम्हारा खाल खींच लेगा। पैसा नहीं है तो घर पर पर्दा लटका के शरीफ ज़्यादा कैसे बनता है? तुम हमको बीवी का गौना दो, बर्तन दो, कुछ भी दो, हम ऐसे नहीं जाएगा। बिल्कुल बेबस और लाचारी में दोनों हाथ उठा खुदा से खान के लिए दुआ मांगता पीर बख्श ने कसम खाई, 1 पैसा भी घर में नहीं है, बर्तन भी नहीं, कपड़ा भी नहीं। खान चाहे तो बेशक उसकी खाल उतार कर बेच ले। खान और आग हो गया, हम तुम्हारा दुआ क्या करेगा, तुम्हारा खाल क्या करेगा, उसका तो जूता भी नहीं बनेगा, तुम्हारा खाल से तो यह टाट अच्छा। खान ने ड्योढ़ी पर लटकी दरी का पर्दा झटक लिया। ड्योढ़ी से पर्दा हटने के साथ ही चौधरी के जीवन की डोर टूट गई। वह डगमगाकर जमीन पर आ गिर पड़ी। इस दृश्य को देख सकने की ताक चौधरी में न थी, परंतु द्वार पे खड़ी भीड़ ने देखा। घर की लड़कियां और औरतें पर्दे के दूसरी तरफ की ओर घटती घटना के आतंक से आंगन के बीचों बीच इकट्ठा होकर कांप रही थीं। सहसा पर्दा हट जाने से औरतें ऐसे सिकुड़ गईं जैसे उनके शरीर का वस्त्र किसी ने खींच लिया हो। वह पर्दा ही तो घर की औरतों के लिए शरीर का वस्त्र था।
उनके शरीर पे बचे चिथड़े उनके 1/3 अंग को ढकने में भी असमर्थ थे। जाहिल भीड़ ने घृणा और शर्म से आंखें फेर ली। उस नग्नता की झलक से खान की कठोरता भी पिघल गई। गलानी से थूक और पर्दे को आंगन में फेंक क्रुद्ध निराशा से उसने लाहौर बिला कहा और असफल लौट गया। भय से चीखकर ओट में हो जाने के लिए भागती हुई औरतों पर दया कर भीख छटक गई। चौधरी बेसुध पड़े थे। जब उन्हें होश आया, ड्योढ़ी का पर्दा आंगन के सामने पड़ा था, परंतु उसे उठाकर फिर से लटका देने का सामर्थ्य उनमें शेष न था। शायद अब उसकी आवश्यकता भी न रही। पर्दा जिस भावना का अवलंबन था वह मर चुका था। कहानी यही समाप्त होती है। यशपाल ने पर्दा में दिखाया है कि सम्मान और आबरू का ताना बाना कितना नाजुक होता है और हालात जब उसे तोड़ते हैं तो इंसान की सबसे बड़ी हार हो जाती है।